Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net Channel. So क्या है जी ये Wi-Fi Study CSIR Net Channel? एक ऐसा चैनल जो मेरी सारी वीडियोस को अपने पास रखता है। उसकी प्लेलिस्ट में आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ 45 डे क्रैश कोर्स में। तो क्या कर रहे हैं जी 45 डे क्रैश कोर्स में? हम काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज भी हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। मेरा रेफरल कोड है अमित स्टीन, जो कि आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। डिटेल में अभी डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी अदर क्लासेस से। रेगुलर क्लास क्या होती है जी? रेगुलर क्लास क्लास जिसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को, जिसमें हम डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स को और क्वेश्चंस को भी। मंडे टू फ्राइडे होती है जी, 5 PM पर होती है और प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नीचे। अनदर वन इज ए 45 डे क्रैश कोर्स जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आप अभी हैं सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी हैव नेवर डिस्कस अबाउट दैट कि बिहाइंड द कंसेप्ट या कंसेप्ट कैसे कैसे आया और कैसे ड्राइव हुआ। वी नेवर डिस्कस दिस थिंग्स। ओके, क्या डेज होते हैं जी? मंडे टू फ्राइडे ही होता है। और क्या टाइमिंग होता है? 11:30 AM होता है। और प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट। ठीक है ना? चलिए मैं कुछ सोच भी रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं जैसे कि 45 डे क्रैश कोर्स तो मैं आपको रोज ही मिल जा रहा होगा। मैं देखता हूँ इसको एक दो और एक्स्ट्रा वीडियो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें और क्वेश्चंस भी हम इंक्रीज करेंगे धीमे धीमे धीमे। ठीक है ना? क्या सर आपकी क्लासेस सिर्फ वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही है? तो नहीं, चलिए देख लेते हैं और भी कौन सा प्लेस है। अनअकैडमी। अनअकैडमी पर हम एजुकेटर हैं और अनअकैडमी पर भी हमारी क्लास होती है। आप देख सकते हैं दोनों क्लासेस का प्लेटफॉर्म जो है अनअकैडमी है और एक क्लास का नाम है स्पेशल क्लास और अनदर क्लास इज द प्लस क्लास। सो स्पेशल क्लास क्या हम सर एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हो। दिस क्लास आर फ्री। कैसे एक्सेस कर सकते हैं सर? आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा और उस पर अकाउंट बना करके जस्ट मेरी स्पेशल क्लास को एक्सेस कर सकते हो। क्या टाइमिंग होता है सर इसका? द टाइमिंग इज 9:30 इन जनरल, बट आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिएगा सो दैट क्या हो कि अगर मैं कोई टाइमिंग चेंज करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके उनका। ठीक है ना जी? अनदर वन इज द प्लस क्लासेस और टाइमिंग होता है जिसका 7 PM, राइट? प्लस क्लासेस का क्या फायदा है और सर क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? यस, आप एक्सेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो। क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन लेने का? चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि आपका मन कर गया होगा कि चलिए प्लस का अभी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, है ना? तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। आपको सबसे पहले तो वही अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या करना है जी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे और क्लिक कर दीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे। और कहाँ पहुंच जाएंगे जी? यू विल रीच टू दिस पेज और जिस पे डिस्कस किया गया है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन की डिटेल क्या यहाँ पर रेस्पेक्टिवली दी भी गई है। आपको क्या दिया गया है जी? 1 मंथ के लिए आपको जो है 2100 रुपए करने पड़ेंगे और 12 मंथ के लिए 11,550 रुपए, 24 मंथ के लिए 16,800 रुपए। इस तरीके से हमें पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है ना जी? लेकिन अगर सर राइट साइड में देखें तो ये क्या है? ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, दे आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। ऐसा क्यों हुआ? अमाउंट्स में दोनों में चेंज क्यों आ रहा है, जबकि 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ मंथ तो पूरे सेम ही है। ये चेंज आया है जी इस गिफ्ट पैक के बराबर में लिखे कोड की वजह से। इसको हम रेफरल कोड बोलते हैं और रेफरल कोड क्या है जी? अमित स्टेन। दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज कर लेते हैं आपको डेफिनेटली क्या होगा? बेनिफिट होगा 10% का। 10% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जस्ट प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा, देन प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक करेंगे। दैट मीन्स आप पहुंच जाएंगे उस पेज पे जहां वो आपसे पूछेगा किस मोड के थ्रू करना चाहते हो। दैट मीन्स बाय द नेट बैंकिंग, by the credit card or EMI mode. Whatever you want to choose, you can choose and just follow the instruction. You will get the subscription. कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लास्ट फॉर्मल स्लाइड को भी डिस्कस कर देते हैं, जिसमें हमने बताया है स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। हाउ टू मैनेज CSIR नोट। भाई ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या फिर हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं।
और लिस्ट जो हमारी बुक लिस्ट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है लास्ट वाली स्लाइड में, तो आप इनको जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। और चाहे तो आप वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। हमें क्वेश्चंस क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और आज हम आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक फंक्शन दिया गया है और जिसमें कहा गया है क्या डोमेन भी आर और कोडोमेन भी आर और फंक्शन मेरा कैसा कंटिन्यूअस सच दैट these two conditions satisfied। भाई दो कंडीशन हमें क्या है गिवन है और दोनों की दोनों हमें सेटिस्फाई है। एंड gx इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन दिया है और डेरिवेटिव की वैल्यू दी गई है। मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी और मैंने इस इंफॉर्मेशन को देख लिया। देन व्हाट आई हैव टू डू, भाई मैं क्या सोचूं उसको कैसे करूं, मुझे तो फंक्शन नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो हम लर्न करते हैं कि वो फंक्शन कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, आपको कुछ और भी हिंट मिलेगी कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे फंक्शन ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए हमें कंडीशन दी गई है दो और हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है कहाँ पर, r से r पर, राइट ना। सो जो जितनी भी कंडीशंस दी हूं उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना चाहिए। सो लेट अस रिकंसीडर क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन कुछ ऐसा है, fx इज इक्वल टू ax प्लस b। हमें क्या दो कंडीशंस दी हुई थी तो मैंने एक कम डिग्री का एक डिग्री का बना दिया पॉलिनोमियल। और अगर मुझे किसी तरीके से a और b की वैल्यू मिल जाए तो मेरा फंक्शन मुझे मिल जाएगा ना। तो चलिए फंक्शन की अब जो ये कंडीशन दी हुई है आपको इनकी हेल्प से आप निकाल पाओगे a और b की वैल्यू। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या गई है आपको 5। सो जैसे ही हमने यहाँ पर 1 पुट किया देन व्हाट वी विल गेट a प्लस b। Okay, now then in the similar fashion whenever I am finding the value of f3 I am getting 11 which is equal to what, that is an 11a plus b। तो आप देखिएगा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या वैल्यूज आती हैं हमारे पास। ओके तो व्हाट इज दिस, दैट इज कैंसिल विद दिस वन, ठीक है ना। और यहां से कितना मिला आपको, यू आर गेटिंग द 6 और यहां से कितना मिला 10a, राइट। ऐसा फंक्शन आ गया है हमारे पास। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। f ऑफ 1 की वैल्यू 5 है, f ऑफ 3 की वैल्यू ठीक है f ऑफ 1 की, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया हमारे पास और 11a प्लस बी इज इक्वल टू दिस वन। चलिए सब्ट्रैक्ट किया हमने, हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, वी आर गेटिंग वैल्यू, यहाँ से मिला हमें 10। देखो बेटा ये गलती, देखो हमने a की वैल्यू ये 3 होगा तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज अ 3, दैट इज अ थिंग, राइट। सो दैट मींस व्हाट, दिस इज अ 2a नाउ, और वो भी माइनस साइन के साथ और ये भी माइनस साइन के साथ। इससे क्या इंप्लाइज हुआ, द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 3। वही मैं सोच रहा था ऐसा क्या हमने x की जगह पर रख दिया था 11, नहीं हमें x की जगह 3 पुट करना था, दैट वाज, चलिए मिल गई मिस्टेक। सो बाय दिस इक्वेशन अगर हम b की वैल्यू को पुट b निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू सिंपली 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। सो b की वैल्यू क्या आ गई जी, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो हमें तो यही चाहिए था, यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया अपने फंक्शन का कि जो हमारे पास फंक्शन है दिस फंक्शन इज नथिंग नाउ दैट इज ए 3x प्लस 2। अब मुझे चेक करना होगा जो मेरा फंक्शन बना है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फंक्शन हमने देखा क्या कंटिन्यूअस है, ओके। f ऑफ 1 पुट करोगे तो 5 मिल रहा है, सिमिलरली आपने f ऑफ 3 पुट किया तो कितना मिल रहा है आपको, 3 3 और 2 11 मिल रहा है। सो दैट मींस द फंक्शन इज ए करेक्ट फंक्शन। ये एक है, ये यूनिक नहीं है हमारे पास, ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। सो बट दिस इज द वन ऑफ देम, जो फंक्शन है जो किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जो गिवन कंडीशंस है। तो सबसे पहला पर्पस था मेरा फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, फंक्शन मैंने बना लिया गिवन कंडीशन से। ओके आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे gx दिया हुआ है
और gx इंटीग्रेशन के अंदर कहा कि fx प्लस टी dt की वैल्यू निकालो, तो चलिए gx निकाल लेते हैं, वो fx प्लस टी निकाल लेते हैं। तो fx प्लस टी इज व्हाट, दैट इज नथिंग, दैट इज 3x प्लस टी प्लस 2, दैट इज योर fx प्लस टी, ये भी मिल गया। अब जनरल रूल क्या कहता है कि भाई इसको पुट कीजिए यहाँ अंदर और इंटीग्रेशन कीजिए, gx निकल के आएगा, उसको डेरिवेटिव निकालिए और जीरो पे वैल्यू निकालिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा। क्या आप एक और भी रूल जानते हो क्या? इसने किसकी वैल्यू पूछी? आपसे डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी है, राइट? सो आप जानते हो सिंपली क्या, लैबनीज रूल, क्या, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। सो दैट डायरेक्टली आपके पास जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश जी एक्स, तो क्या हो गया आपके पास, जी एक्स इज दिस वन, 1 to 3, okay, and the value is what, this is the value 3x plus t and plus 2 and dt, this is your फंक्शन। अब आपको सिंपली डायरेक्टली हम जी डैश एक्स निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, सो जी डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो रूल क्या कहता है, बाय डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू, 1 to 3, 3x plus t एंड प्लस टू डी टी। सो मुझे लगता नहीं है कि हमें इसकी पूरा फॉर्मूला लिखना चाहिए, लेकिन चलिए, हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, उनके लिए मैं लिख देता हूँ। जब भी कभी ऐसा फंक्शन है बाई डी एक्स ऑफ और एफ एक्स से जी एक्स हमें वैल्यू दी गई है और यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास कोई फंक्शन एक्स और टी का, एंड डी टी, व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, दैट इज, सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ द फंक्शन g विद रिस्पेक्ट टू x, और k के अंदर लिमिट पुट कर दीजिए t की जगह, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, राइट? सो दिस इज अ k x g, माइनस कीजिए, सिमिलरली रिपीट कीजिए प्रोसीजर फॉर द f, एंड देन वापस पुट कीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज अ f, देन प्लस कीजिए, लिमिट यूज कीजिए, जो भी हमारे पास लिमिट है f टू g, राइट? और डिफरेंशिएट कीजिए इस फंक्शन का k का इस बार विद रिस्पेक्ट टू x, k x, t and dt, this one, okay? So इसको मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, आप देखिएगा ये तो हमारे पास जो फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन क्या, कांस्टेंट लिमिट्स है, तो दिस फर्स्ट वैल्यू विल बी व्हाट, दिस वैल्यू विल बी द जीरो, ओके? सो दिस इज अ जीरो, नाउ देन इसको भी हमने किया तो क्या, जीरो, दोनों वैल्यूज हमारे पास जीरो आ गई, सो जीरो माइनस जीरो प्लस लास्ट वैल्यू को हमने लिमिट रख लिया 1 to 3, और हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो व्हाट वी विल गेट द 3, इसका तो जीरो हो जाएगा और इसको भी जीरो, सो दैट मींस दिस वन ओनली, व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली, हमें क्या मिल गया, 3x, ओके? और 3x में अपना लिमिट पुट कर दीजिए 1 to 3, व्हाट यू विल गेट, 3 9 minus 3 which is equal to 6. So anyhow g dash x की वैल्यू क्या आ गई जी, हमारे पास आ गई है 6। क्या पूछा गया था, जी डैश जीरो, सो जी डैश जीरो पूछा या कुछ भी कांस्टेंट वेव फंक्शन मिला है आपको, तो इसका मतलब द आंसर विल बी ओनली 6। सो क्या है सी 6 में, यस, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर था गिवन, फंक्शन कंस्ट्रक्शन करना भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन से चल जाने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा ये सॉफ्टवेयर वर्क भी कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना जी? इज इट वर्किंग, यस, नाउ दैट्स वर्किंग। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर थ्योरी का, द नंबर ऑफ जीरोस इन 20 फैक्टोरियल इज, भाई कैसे निकालें सर, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते थे, क्या फॉर्मूला जानते थे फैक्टोरियल के अंदर, पी, भाई हम निकालते थे कि पी की हाईएस्ट, द हाईएस्ट पावर ऑफ पी इन एन फैक्टोरियल हम निकालना जानते हैं, ठीक है ना? सो क्या हम जानते हैं, वी नो ऑलरेडी, व्हाट इज दैट, द हाईएस्ट पावर ऑफ the highest power of p in n factorial is given by the following formula. What is that? This is the greatest integer symbol, ठीक है? n by p, then plus n by p square, then plus n by p cube,
plus and so on. Till then you will not get the zero इससे डिवाइड करने के बाद. बट सर यहाँ तो हमें p कोई दिया ही नहीं है. देयर इज नॉट द p इज ए प्राइम नंबर. ठीक है, तो कोई प्राइम नंबर नहीं दिया हुआ है. तो अब आप जान जाएंगे ये रिजल्ट क्या रिजल्ट है. अगर आपसे पूछ लिया जाए द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros in n factorial is equal to, simply equal, is equal to the number of 5. ठीक है ना, यानी कि p की वैल्यू आप यहाँ निकाल रहे हो, निकालते हैं ना, द नंबर ऑफ या द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकाले. द हाईएस्ट पावर ऑफ, मच बेटर यू हैव टू राइट लाइक दिस वे. The highest power of the highest power of 5 in n factorial. So what you have to do, that's you have to do the highest power of 5 in n factorial. So आपके पास n factorial की वैल्यू कितनी है, 20 है. तो यूजिंग द अबव फॉर्मूला जो आप जानते थे, सबसे पहले आपने क्या लिखा, 20 by 5, और क्या निकाल लिया जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस another one is 20 by 5 square and you are finding the formula and so on. अगर जा रहा है तो जाएगा ही नहीं. हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, we are getting the 4, right? प्लस सेकेंड वाले में हमें क्या मिला, 0. so what exactly the answer, what is the value, 4. तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू द नंबर, द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन एन फैक्टोरियल. ठीक है ना. सो दैट इज अ थिंग. तो आंसर आ गया जी, करेक्ट आंसर इज द सी. चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना. सो अब जीरोस वर्ड से मतलब आपका समझ गया होगा, आपको आ गया होगा, है ना जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी गई है और a1 की वैल्यू 0 है जी, a2 की वैल्यू 1/2 है, और एक रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है हमें an+1 इज इक्वल टू दिस वन, राइट, इज गिवन बाय, क्या वैल्यू आएगी. अब आप सबसे पहले हमें जो करना है इसके अंदर, थोट की तरफ सोचिएगा. यहाँ हमें सिंपल सी सोच होती है, क्या, जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले हम ऑप्शंस की तरफ देखें, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. यहाँ सारी फाइनाइट वैल्यूज दी गई हैं हमें, इसका मतलब मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है और इन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी, राइट. पहली इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई. सो जब सीक्वेंस कोई कन्वर्ज करती है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी उसी पे ही कन्वर्ज करती हैं. सो व्हाट आई विल एज्यूम दैट, कि भाई जहां जहां मुझे ये दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या टर्म दिए हुए हैं मुझे रेफरेंस रिलेशन के, an+1 is equal to 1 plus an+an-1 के क्यूब फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, राइट. सो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज है तो सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्ज करेंगे, यानी कि आई विल पुट एवरी प्लेस 1. l is equal to 1 plus l cube. So this l is cancelled with this one and we are getting l cube plus 1 is equal to 0. So by the heat and trial method, simply what will be the first root? You can see that L is equal to what? -1. पुट करते ही क्या होगा, वैल्यू 0 बन जाएगी. सो दैट मीन्स इसको हम इधर लेके जाते हैं, यानी कि l+1 और l+1. जस्ट आई एम राइटिंग द प्रोसीजर कि कैसे अब इसको सॉल्व करना है हमें. सो एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग एल क्यूब हियर, एल स्क्वायर यानी कि एक्स्ट्रा आ गया, माइनस एल की मल्टीप्लाई कर दी, क्या होगा, एल माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एल बचा, और हमें क्या जरूरत पड़ेगी, 1 की मल्टीप्लाई की. सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, l+1 तो हमारे पास ये कॉमन आ गया, और रिमेनिंग टर्म क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर माइनस l+1. These are the term which is are equal to 0. So एक रूट तो हमें क्लियर है कि l is equal to -1 है हमारे पास, लेकिन what about the another root, we have to be search this one. So चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं. तो श्रद्धाचार्य लगाना पड़ेगा डेफिनेटली. एक तो वैल्यू l is equal to -1 आ गई है. now we have to be think about the another value. So l की वैल्यू यहाँ से श्रद्धाचार्य 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 minus 4ac, यानी कि 2a/2. So what is this, l is equal to 1 plus minus 3 iota, right, root 3 iota by 2. These are the another values of l.
सो एक तो L इज इक्वल टू 1 आ गया है रियल। देखो भाई, हमारी जो सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, एक पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन आप नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या है, -1 पे जा रही है, कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स पे तो बिल्कुल भी नहीं जाने, ना ही आंसर है उस तरीके के। हमें यहाँ पर दिया गया है, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक्स, सो दिस -1। ओके, सो व्हाट हैपन, सो देयर इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वन। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ बेटा एक छोटी सी और बात। हमारे पास L की वैल्यू -1 आई है, जबकि आपके पास सीक्वेंस के टर्म क्या है, पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, नन ऑफ दीज। अगर वो ऑप्शन इसमें मिलता था उसको ऑप्ट करना था, ना कि भले ही -1 लिखा था उसको बिल्कुल ऑप्ट नहीं करना था। ये -1 पे नहीं कन्वर्ज करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी कन्वर्ज, ठीक है ना। सो बट वी डोंट हैव एन सच ऑप्शन, दैट्स व्हाट वी आर ऑप्टिंग इट। बट यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए था। आई थिंक देयर शुड बी द नन ऑफ दीज, तो आपको वो करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है ना। सो ऐसी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, अगर नन ऑफ दीज लिखा होगा तो उसे ऑप्ट करें, अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्वेरी होती है और उस पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट यू हैव टू बी अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। यस, लेट f is a function from R to R such that f of 1 is equal to 0 and f dash of come or less than 2 for all x, then f to lie in। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। कैसे सिंपल है, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि f एक फंक्शन है R से R के ऊपर, राइट, such that f of 1 is equal to 0 and f dash x is equal to mod f dash x का मॉडुलस लेस देन 2 फॉर ऑल x, देन F2 lie in। तो भाई दो तरीके होते हैं, या तो हम वो फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लें कि वो फंक्शन क्या है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं एक ही फंक्शन मिले, बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल सकते हैं। तो सिंपल सा के क्या यूज करना चाहिए आपको, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना चाहिए, दैट इज अ मॉडुलस प्रॉपर्टी। क्या कह रही है, एफ डैश एक्स, और साथ साथ क्या लगाया है, मॉडुलस इसका, राइट ना। क्या कहा गया, लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो गया जी, एफ डैश एक्स लाइक कर गया 2 एंड -2 के बीच में, ठीक है ना। एफ डैश एक्स कहाँ गया हमारे पास, -2 और 2 के बीच में। हमें चूंकि एमसीक्यू यूज कर रहे हैं, सो हम नहीं जाना चाहते डेफिनेशन में, हम बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं करेंगे एफ ऑफ 1 का। हम सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा रूल लगा देंगे, क्या, इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट विल व्हाट यू विल गेट, फंक्शन विल बी ऑफ दिस टाइप -2x, right? So now then what you have to do, for all x then f of f2 is lie between f2 x is equal to 2 put कीजिए, this is a 4 and that is also the -4, you are getting what, -4 or 4, and none of this is the correct option, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट अगेन। यस, सो ये सॉफ्टवेयर तो वर्क कर रहा है जी। तो चलिए हमें क्या आंसर मिल गया यहाँ पर, हमें दिखाई दिया नन ऑफ दीज। बेटा एक प्रिकॉशन जरूर रखना है यहाँ पर, अगर आपको कभी भी ये जो वैल्यू है एफ ऑफ, अगर ये वैल्यू 0 पे दी हुई होती है 0, तो आप इस मेथड को यूज कर लेना, अदरवाइज बेटा नहीं यूज करना। ये फंक्शन आपका कंस्ट्रक्ट सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, ये इफेक्ट पड़ता है इस वैल्यू का कि आपने सही लगाई या नहीं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी टेक्निक से आपको बताता हूँ कि कहाँ, इसमें देखो क्या हुआ है हमारे पास। अब हमें क्या कंडीशन दी गई थी, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है यहाँ पर। अगर ये 0 को तो दिक्कत नहीं थी, उसके अलावा कहीं करोगे, कोई और पॉइंट पे दिया होगा ना वैल्यू 0, तो हमेशा ही आपका जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा वो गलत कंस्ट्रक्ट होगा और आप हमेशा गलत ही आंसर लगा पाओगे। लकली हो जाए तो ठीक है। चलिए अब मैं इसको करेक्ट भी करता हूँ कि करेक्ट क्या होगा, लेट अस सी रूल क्या कहता है और डेफिनेशन भी क्या कहती है जी। क्यों भाई ये कैसे नहीं हटा अभी तक, why it is not going, that has to be moved। so what is this way, मेरे पास फंक्शन दिया गया है एफ डैश एक्स, और किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना जी, कंटिन्यूअस है, लिमिट सब एग्जिस्ट है। एफ डैश 1 क्या वैल्यू होती है, हम लिखते हैं जी एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड लिमिट एक्स टू 1 एग्जिस्ट। ये तो बात बोलते हैं कि डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का मतलब है। क्या कहा गया है, दिस वैल्यू इज लेस देन 1 सिंस क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, एफ डैश एक्स का मॉडुलस
लेस देन 2 है फॉर ऑल x के लिए, इसलिए ये फॉर ऑलवेज यूज किया गया है। अगर ये लेस देन 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, सो दिस वैल्यू ऑल्सो लेस देन 1, इसका मतलब f डैश 1 भी आपके पास लेस देन 1 ही हुआ, लेस देन 2 ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, fx minus f1 upon x minus 1 at the limit x tends to 1 का मॉडुलस भी लेस देन 2 हो गया, ठीक है ना जी, फॉर और x। what is the value of f1, f1 की वैल्यू तो हमें गिवन है, the value is a 0, so that means what become what is the function now, this is f of x upon x minus 1 का मॉडुलस लेस देन 2। मैंने लिमिट यहां से हटा दिया बिकॉज वी आर थिंकिंग आर्बिट्ररीली, ये क्या पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं दूसरा पॉइंट ले सकता हूँ, तीसरा पॉइंट ले सकता हूँ, सो रिस्पेक्टिवली मेरे पॉइंट्स मूव करते रहेंगे। सो अगर मैं ये देखता हूँ तो सिचुएशन व्हाट विल हैपन हियर, दिस विल बिकम, क्या हो जाएगा जी, एफ एक्स लाई बिटवीन नाउ 2 x minus 1 and greater than 2 minus 2 x minus 1 right now। so now put the value कि आपके पास क्या वैल्यू है और किस पे निकलवा रहा है फंक्शन f of 2 पे। now see that what is this, this is a 2 और what is this is a minus 2 and 2 minus 2, यानी कि क्या वैल्यू आ गई जी, minus 2 और 2, so correct option is the B1। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। सो यूज कीजिएगा डिफिनेशन को, हाउएवर जो प्रीवियस मेथड है हमारा तभी करेक्ट है जब ये वैल्यू आपको 0 पे दी गई हो, इसलिए हरी में नहीं रहना है। मैंने दोनों ही आपको बातें बता दी और प्रिकॉशनेबल पॉइंट भी बता दिया कि जहां हमें ध्यान रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, लेट un बी द सेट ऑफ कार्डिनल t20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अरे बाबा, हमें एक सेट दिया हुआ है तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्या क्या हमें इसके लिए होना चाहिए। पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए, क्या आप जो भी n हो उसको सबसे पहले प्राइम के प्रोडक्ट की पावर्स में या प्राइम पावर्स के प्रोडक्ट में लिख लीजिए, यानी कि मैंने मान लिया कि p1 की पावर कोई भी a1 है इंटू p2 की पावर a2 है, इस तरीके से मुझे उसको लिख लेना है, pn की पावर मेरे पास an है नंबर को। सो हाँ, आपको क्या दिया हुआ है, आपके केस में दिया हुआ है 20, सो यू विल राइट दिस नंबर। क्या होता है जी, 20 हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 5, प्राइम की पावर्स और प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, जो भी आए पावर्स आए या वटावर, ये आपको तो उसको ऐसे लिख लेना है। लिख लिया जी हमने। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, un be the set of the cardinality, cardinality of un, ये दूसरा रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए जी। क्या un की जब हम cardinality की बात करते हैं, that is nothing, the formula is n 1 minus 1 upon p1 1 minus 1 upon p2 and so on, तब तक के कितने जितने भी पार्ट में डिवाइड किया है आपने इस n को। सो चलिए, इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको, कार्डिनलिटी ऑफ un, दिस un बी द सेट ऑफ कार्डिनलिटी 20, यानी कि दिस वैल्यू इज 20, ओके। एंड 1 माइनस p1 की वैल्यू क्या हो गई जी, p1 आपके पास 2 आ गया है और p2 की वैल्यू क्या हो गई जी आपके पास 5 हो गई है। सो यानी कि 1 माइनस 1 बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 5, हाँ जी। सो दिस बिकम n, और ये क्या आ गई जी वैल्यू 1 बाई 2, और ये क्या आ गई जी आपके पास, यानी कि 5 minus 1 that is a 4 by 5, 4 by 5 and which is equal to 20। सो चलिए, दो दूनी 4 और दो धाम 20, तो कितना बच गया जी, n is equal to कितना आ गया आपके पास 50। सो n की वैल्यू कितना है जी 50 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है बट केयरफुली आपको इसको डील करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमेशा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जो भी n था उसको प्राइम की पावर्स के प्रोडक्ट में लिख लीजिए। आफ्टर दैट इस सिंपल से फॉर्मूले को यूज कीजिए कि कार्डिनलिटी ऑफ un क्या होता है एंड देन अप्लाई। सिंपली कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस आई जेड बार प्लस 1। सो सबसे पहले इसको जेड जेड बार में लिख लीजिए फंक्शन को, जेड जेड बार प्लस आई जेड बार प्लस 1। एफ जेड आपको ये दिया हुआ है जी। और जब भी आपको एनालिटिक की बात करें, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें निकालना है डेल एफ बाई
del z bar. What will be the value? अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो दैट मीन्स दैट हैज टू बी आइडेंटिकली जीरो. ओके, और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो चेक करेंगे वो कौन सी वैल्यूज है जिसपे आपका डेल एफ बाई डेल जेड बार जीरो हो जाएगा. सो क्या वैल्यू आ गई जी? जेड, और रेस्ट आर दिस इज व्हाट? जेड प्लस आई. ओके, एंड देन जीरो. ये वैल्यू आ गई जी. सो दैट इज नॉट आइडेंटिकली जीरो. ओके, बट अगर मेरे पास, बट इफ यू हैव ए z इज इक्वल टू माइनस आई, देन दिस इज डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब z इज इक्वल टू माइनस आई पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा. बट एनालिटिक तो ये कहीं नहीं, एनालिटिकली जीरो नहीं है इसलिए. तो लास्ट ऑप्शन f इज इन नॉट एनालिटिक, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल एनालिटिक नहीं है ये फंक्शन. उसके बाद उससे पहले आए f इज डिफरेंशिएबल एट माइनस आई, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है जी. और रेस्ट क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना. सो जब भी क्वेश्चन आए हमें उसे बार की फॉर्म में लिख लेना चाहिए अगर वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, rather than to apply the definition. ठीक है ना जी. so this is the way. चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? yes, we have a question. Let a be a 2 cross 2 matrix with rank of a is equal to 1, then which of the following is true? hmm. क्या दी गई है? हमें मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और रैंक दी गई है 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सो कुछ छोटी छोटी सी मैट्रिक्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए. भाई हमें ऑप्शन में भी देखो क्या क्या दी है, निल पोटेंट, डायगोनलाइजेबल, ऐसी सी मैट्रिक्स के नाम दिए गए हैं. सो दैट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स को हमें एक बार जरूर बना के आना चाहिए कि कैसे हम उनको बनाते हैं. सो मैंने मान लिया कि एक मैट्रिक्स मेरे पास सिंपली है, मैंने इंपोर्टेंट मैट्रिक्स ले ली 0 1 एंड 0 0, ठीक है ना. लेकिन क्या इसकी रैंक 1 है? यस, रैंक 1 है. तो क्या मैं कोई और भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रैंक 1 हो? मेरे पास तो कंडीशन ये है. सो मैंने बी मैट्रिक्स ले ली 1 0 और 0 0. इसकी भी रैंक 1 है, बट दिस इज नॉट द इंपोर्टेंट मैट्रिक्स. ओके, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू है 1 है और 0 है इसके आइगन वैल्यूज, ठीक है. सो डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब हमें क्या दिखाई देगा? डायगोनलाइजेबल है. अगर किसी ने कहा कि निलपोटेंट, ए इज ए निलपोटेंट, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि बी मैट्रिक्स पड़ी हुई है, डायगोनलाइजेबल है, गलत बात होगी जी. किसी ने कहा ए इज ए डायगोनलाइजेबल, हम ये रिजल्ट जानते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो ये बात गलत हो गई जिसकी वजह से. सो दैट मीन्स हमारे पास निलपोटेंट पड़ी हुई है. सो आप क्या करें सर? ये दोनों तो ऑप्शन इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो है यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं मिल रहा है हर सिचुएशन के पास हमें रिजल्ट. बट सी ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? ए नीड नॉट बी निपोटेंट, बिल्कुल ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है जी. ड्यू टू दैट रीजन नीड नॉट बी. और लास्ट वाला ए इज ए निपोटेंट एज वेल एज ए डायगोनलाइजेबल, आपके ए और बी ऑप्शन से ही खत्म हो जाता है. बहुत बार एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देता है कि एक ऑप्शन दूसरे का अपोजिट पड़ा हुआ है या कंट्रोवर्सी है, कुछ ना कुछ उसको आप फिनिश कर सकते हो उनको देख के ही. सो सिर्फ इसमें हमें क्या करना था? दो मैट्रिक्स बनानी थी. आपने देखा, एक मैंने निलपोटेंट ले ली और एक मैंने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ले ली, तो उनसे ही मैंने सारे ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है ना जी. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अबेलियन. बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी. देखो सबसे पहले S3 आ गया. सो हमें अबेलियन की बात की है तो ये तो नॉन अबेलियन हो गया, इसको तो बिल्कुल फिनिश सबसे पहले कीजिए, एकदम देखते ही इंस्टेंटली खत्म. नाउ देन कम टू दिस वन. Z2 पड़ा हुआ है और G डैश की क्या कार्डिनलिटी है जी? G डैश इज नथिंग, द कार्डिनलिटी ऑफ G डैश इज इक्वल टू 15. एंड व्हाट इज दैट? 3 into 5, राइट. 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1. क्या हो गया? इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप बन गया है जी. तो यानी कि क्या हो गया आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द साइक्लिक ग्रुप्स है, तो बिल्कुल अबेलियन है जी. Z एक इनफाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक इनफाइनाइट ग्रुप है, और Z2 मेरे पास ये भी फाइनाइट ग्रुप है, बट साइक्लिक ग्रुप है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका आ गया? अबेलियन आ गया है जी. U12 हम जानते हैं दैट इज आइसोमोर्फिक. हमारे पास क्या स्ट्रक्चर पड़ी हुई है जी? ये तो हमारे पास Q4 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, सो दैट मींस दैट इज आल्सो द. और वैसे भी बेटा इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, UN तो हमेशा ही अबेलियन होता है, तो इससे तो इंस्टेंटली था हमारे पास, राइट. सो दैट मीन्स क्या स्ट्रक्चर आ गई? तीन तीन आंसर दिए हुए थे जी एग्जामिनर ने आप लोगों को. चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? द रिमाइंडर व्हेन a 98 factorial is divisible by 101,
कैसे निकालेंगे भाई इस क्वेश्चन को, जल्दी से मुझे बताइए। क्या हम सोचें, क्या हमारे पास कौन सी थ्योरम है वो जिसका हम यूटिलाइज इसमें कर सकते हैं, कि जो कि आपके पास देखो हमें दो दो इंफॉर्मेशन है। क्या, एक तो हमें फैक्टोरियल दिया हुआ है और एक हमें प्राइम नंबर भी दिया हुआ है। तो क्या आपके पास कोई थ्योरम है ऐसी, क्या नाम है आपको याद ऐसी थ्योरम का, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, सो दैट फटाक से हम उसको यहाँ पर लिख सकें। हाँ जी, यस। तो नाम किस थ्योरम का आता है आपको, विल्सन थ्योरम का नाम याद आता है एकदम से। और विल्सन थ्योरम को हम यूज करेंगे तो हमें अपने आप ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्या है रिजल्ट, रिजल्ट कहता है हमें p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन is divisible by p is is divisible by p। ये हमारा रिजल्ट है विल्सन थ्योरम का। इसे ही हम मैथमेटिकली और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। कैसे लिखते हैं हम इसको, इसको लिखते हैं p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू माइनस वन मॉड p, राइट। ओके, सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, p माइनस वन, यहाँ से हमने p minus 1 बाहर किया, so what we are getting p minus 2 factorial, right। and minus 1 को आप क्या लिख सकते हो, that is nothing, that is a p minus 1, okay, and that is what mod p। this can be cancelled with this one, so what is that, this is a p minus 2 factorial is equal to what, mod p। अब p की वैल्यू रख दीजिए आप, p की वैल्यू आपने रखी तो यहाँ पर आपके पास क्या मिला, यहाँ आपको ढूंढना है वो वैल्यू क्या, ये 1 आ गया, so this is what 1 मॉड आपके पास कितना आ गया जी, 101, राइट। और यहाँ कितना मिल गया आपको, सो p माइनस टू दैट मीन्स दैट इज ए 99, 9 2 11 हो जाता है ना जी, सो 98, बट हमें तो सर 98 निकालना था, 98 है, सो कोई बात नहीं जी, हाथ ले लेते हैं थोड़ा, 99 हमने बाहर किया और वी आर गेटिंग 98 फैक्टोरियल एंड विच इज कॉन्ग्रुएंस टू क्या हो रहा है जी, 1 mod 101, right। So you can write this 98 factorial is nothing, that is congruence to 1 upon 99 mod 101। अब आपको क्या करना है, 99 का इनवर्स निकालना है 101 के अंदर। सो सिंपल सा वे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए इस 99 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आपके पास ऑप्शंस पड़े हुए हैं, जिससे भी आपको 1 मिल जाएगा, यू विल गेट दैट, दैट इज द आंसर। सो सबसे जीरो से तो करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है जी, वो तो वैसे ही खत्म हो गया आंसर हमें। सबसे पहले 50 से हम करके देखते हैं। सो व्हाट यू विल डू, 99 को 50 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, व्हाट वी आर डूइंग, 99 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू आर गेटिंग 0। सो कितना मिल गया जी आपको, 9 पंजे 45 का, 5 हाथी लगे 4 और 9 पंजे 45 और 49, राइट, 45। तो कितना मिल गया जी, 594। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 101 से, व्हाट यू विल गेट, दैट्स विल गिव द आंसर। सो आपके पास इसको डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द, कि आपके पास 1 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ओके। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, अप टू यू कैलकुलेशन बार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें हिंट यहाँ पर मिलती है फैक्टोरियल का है या प्राइम नंबर हमें दिया हुआ है, दोनों के दोनों। तो एक बात जरूर सोचें अपनी नंबर थ्योरम के नंबर थ्योरी के रिजल्ट्स को, जैसे कि हमारे पास विल्सन थ्योरम थी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दैट सेज। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेट G be a finite abelian group of order n and A belongs in G if a to the power 5 is equal to identity for all a belongs in G, then कैसे कैसे इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो बेटा सबसे पहले देखो इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है आपको, इसने कहा है a की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी और साथ में क्वांटिफायर यूज किया है फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी, जो भी मेरे पास ग्रुप है दैट हैज टू बी होल्ड फॉर ऑल ए। सो इसका मतलब पहले तो ये निकालने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए is less or equal to 5, right। So 5 को डिवाइड करने वाले क्या क्या हो सकते हैं, this implies that either order of A is equal to 1 or order of A is equal to 5, they are only twice choice, क्या
या तो 1 होगा या फिर 5, क्योंकि 5 को 2 ही नंबर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है, सिंपली हमारे माइंड में आता है दैट इज जेड पर जेड इंटू जेड वाले, यानी कि Z5 इंटू Z5 इंटू Z5 and so on Z5 right now. So that means हमारे पास ये आ गया आपके पास तो ग्रुप। सो इसमें सारे एलिमेंटों का ऑर्डर 5 है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी कहा था ना, इसमें एक कंडीशन चाहिए एक्सेप्ट द आइडेंटिटी, दैट वाज अ थिंग। तो ये का ग्रुप है। इसकी कार्नलिटी कैसी हुई जी, इसकी कार्नलिटी कैसी हो गई, कोई भी हम कह सकते हैं कि जो n है हमारे पास, n की क्या कार्नलिटी होगी, 5 की पावर k टाइप की, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस डेफिनेटली 1 भी हो सकती है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो गया जी हमारे पास 5 की पावर k 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे अच्छा आंसर क्या मिला, n इज इक्वल टू 5 की पावर k। इसने क्या कहा, g नीड नॉट बी साइक्लिक, आपके पास है अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आपके पास अबेलियन मिलेगा, तो इसका मतलब नीड नॉट बी साइक्लिक, दैट इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। और जी ये कहना कि जी इज साइक्लिक तो जरूरी नहीं है आपके पास पूरा क्रॉस लेंगे तो कैसे हो जाएगी इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज अ थिंग। सो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है सो ये जरूर देखें कि क्या हमारे पास ऑप्शंस बन रहे हैं, क्या वो रिंग बन रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑन द सेम पैटर्न लेट जी बी ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स इन जी। इस बार क्या कहा गया, a to the power 4 is equal to e for all a belongs in G। इसका क्या मतलब हुआ जी, a की पावर 4 is equal to a for all a belongs in G। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो order of a है that is less or equal to a। So this implies that order of a, either order of a is equal to 4, 4 डिवाइड करता है इसको, order of a can be 2, order of a can be 1, यानी कि ऐसे ऐसे एलिमेंट है उसके अंदर के अंदर। ओके तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, यस बिल्कुल सर बन सकता है Z4 इंटू Z4 इंटू Z4, ठीक है ना। फॉर ऑल बिलोंग्स इन कहा है ना से, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, राइट। नाउ देन कैसा हो सकता है, Z2 इंटू Z4 इंटू Z2 इंटू Z4, ऐसा भी हो सकता है जी। सो Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 सब ये हो सकते हैं जी हमारे पास इंटू Z2। तो ऐसे स्ट्रक्चर आए, ऐसे ग्रुप आए, अब इनकी कार्नलिटी हमें देखना है कि कौन सी किसके अंदर कंटेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको दो ऑप्शन दिए, एन कैन भी, यहाँ से हमें क्या मिला, एन इज की कार्नलिटी 4 की पावर की, लेकिन यहाँ से क्या मिला, एन इज इक्वल टू 2 की पावर की, ओके ना। सो दैट्स अ थिंग, इसमें भी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, एन इज इक्वल टू 2 की पावर के की कार्नलिटी में है हमारे पास, राइट ना। सो एनी हाउ क्या हुआ जी, डी इज द करेक्ट वन। ऑब्वियसली साइक्लिक नहीं है, अबिलियन की भी स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई है, सो दैट मींस जी नीड नॉट बी एसाइक्लिक, सो दिस टू आर द नॉट करेक्ट। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे हमें क्या डील करना है और किस तरीके से हमें क्वांटिफायर्स जो दिए होते हैं उनका भी यूज करना है। सो चलिए आई थिंक आज हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं, इतने पे ही थे, ठीक है। आप देख रहे थे 45 डे क्रैश कोर्स में मेरी वीडियोस को, तो लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।